हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आर्थिकी का ये पहला लेक्चर है जो कि घटना चक्र द्वारा प्रकाशित है। यह पीसीएस जो कि 2023 का है उसके लिए स्पेशल आया हुआ है, जिसमें हम आर्थिक एवं सामाजिक विकास को देखेंगे। यह 2023 का है जो पीसीएस एवं आईएएस परीक्षाओं और बीपीएससी अन्य आगे आने वाली प्रीलिम्स परीक्षाओं के लिए स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है। हम छोटे छोटे लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे टॉपिक वाइज। जैसे वो कई भागों में बांटा गया है, जैसे सामाजिक आर्थिक विकास के कई आयामों में बटा है। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वैदेशिक क्षेत्र और जनसांख्यिकी, जिसके भाग ए, भाग बी, भाग सी एवं भाग डी करके डिवाइड किया गया है। तो उसको हम एक एक भाग को देखेंगे। अगर भाग लंबे होंगे तो उनमें भी हम कई उपभाग करके देखेंगे। इसको हम कवर करेंगे क्योंकि पीसीएस आने वाला है, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको कवर कर लीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले आज देखेंगे भाग 1 में आर्थिक विकास। आर्थिक विकास को भी चूंकि लंबा चैप्टर है तो हम एक एक करके देखेंगे। आर्थिक विकास, इसका सामान्य परिचय दिया हुआ है। आर्थिक विकास आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं तथा संस्थाओं आदि में गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक का अर्थ यह होता है कि जैसे किसी के पास धन आ गया तो वो उसको कहीं बाहर लग्जरियस लाइफ में ख़त्म कर दे या जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में खर्च करे, आगे कहीं ऐसा निवेश करे कि उससे और भी धन अर्जित हो और विकास हो। तो ये गुणात्मक होता है कि शिक्षा में सुधार हुआ। जैसे एक देश का जब देश में धन है तो एक समृद्धि है, लेकिन अगर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, बेरोजगारी कम है, गरीबी कम है, खुशहाली अधिक है, तो ये सब बताते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं इस विकास से। तो आर्थिक विकास का अर्थ यह होता है कि आर्थिक विकास ऐसा हो जिसमें गुणात्मक परिवर्तन हो, जीवन स्तर में वृद्धि हो, खुशहाली हो गया, गरीबी हो गया। और समृद्धि का अर्थ होता है कि आपके पास धन तो है लेकिन आप उसको कहाँ खर्च करोगे इसका कुछ निर्धारण नहीं है, कि आप लग्जरियस गाड़ी ले लिए और अगर वही पैसा आप कहीं अन्य जगह इन्वेस्ट किए होते तो आपसे उससे आगे चल के लाभ और भी मिलते। तो ये कहीं ना कहीं गुणात्मक परिवर्तन चाहिए कि स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, सामाजिक कार्य जो अच्छे हों, इन सब पे खर्चा करना चाहिए। तो यह आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। यहाँ पे डेफिनेशन है, आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन एवं प्रौद्योगिकी आदि में वृद्धि करने वाले तत्वों को निर्धारित करता है। संरचनात्मक वृद्धि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उद्योग धंधे कैसे हैं, उनमें सुधार लाना, तकनीकी में सुधार लाना जिससे अधिक से अधिक विकास हो सके, ये सब आर्थिक विकास के अंतर्गत आते हैं। आगे है अर्थव्यवस्था के एक सामान्य परिचय दिया हुआ है कि डेफिनेशन दी हुई है कि अर्थव्यवस्था की अवधारणा कब आई। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक पक्ष है जो किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाले आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति एवं स्तर को दर्शाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं कि आप अर्थव्यवस्था किसी एक क्षेत्र की नहीं, अर्थव्यवस्था की जब भी आप बात करेंगे तो किसी क्षेत्र की हो सकती है, किसी क्षेत्र विशेष की हो सकती है, किसी देश की हो सकती है, वहाँ की एक अर्थव्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक पक्ष होता है। व्यवहारिक का अर्थ यह हुआ कि आप ये नहीं कि कहीं लिखित रूप से रखती हैं आदर्शों को ध्यान में रख के, नहीं, इसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यही व्यवहारिक पक्ष होता है। वह किसी देश का हो सकता है या क्षेत्र विशेष का हो सकता है, उसकी आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं कि वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ किस तरीके से हैं और अर्थव्यवस्था का वहाँ जैसे कहीं जहाँ की जैसे अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि कोई भी कार्य एक सुनियोजित तरीके से किया जाना, संसाधनों का जितना है उसके अंतर्गत। आगे है इसमें सभी क्षेत्रों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, उपभोग तथा रोजगार आदि को सम्मिलित किया जाता है। जब भी अर्थव्यवस्था की बात होगी तो उसमें उत्पादन होगा, उपभोग भी होगा और रोजगार सृजन भी सम्मिलित किया जाएगा। आगे है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे किया गया है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण
3 आधारों पर किया गया है। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था और वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है जो लाभ पर कार्य करे, जिसका मूल उद्देश्य लाभ होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य यह है कि जिसका मूल उद्देश्य कल्याण करना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था लाभ एवं कल्याण दोनों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। इस पर निजी क्षेत्र का और सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे होता है? विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: अविकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था एवं विकसित अर्थव्यवस्था। इसको हम अभी आगे देखेंगे। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है: एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, एक बंद अर्थव्यवस्था होती है। आगे है, हम यही देखे हैं ना कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ एवं बाजार प्रणाली। बाजार प्रणाली का अर्थ होता है जहां मांग हो और आपूर्ति हो, अर्थात जहां कोई व्यक्ति वस्तु खरीदने गया हो और वहीं पे वो वस्तु मिल रही हो। जितनी ज़्यादा उस वस्तु की मांग होगी उतनी ज़्यादा आपूर्ति होगी। तो ये जो प्रक्रिया है वो बाजार प्रणाली कहलाती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ एवं बाजार प्रणाली पर आधारित होती है। इनमें संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र का, अर्थात वहाँ जो भी सरकार होती है, जो राज्य होते हैं, उनका नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कल्याण कार्य पर आधारित होता है, अर्थात जन कल्याण के लिए भी कोई कार्य करती है। वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था लाभ एवं बाजार तथा जन कल्याण दोनों पर आधारित होती है। लाभ भी कमाना चाहती है और लोगों का कल्याण भी करना चाहती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात प्राइवेट सेक्टर और राज्य या गवर्नमेंट दोनों का अधिकार होता है। पूंजीवादी लाभ पर आधारित, समाजवादी जन कल्याण पर, मिश्रित लाभ और जन कल्याण दोनों पर आधारित होती है। पूंजीवादी पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, समाजवादी पर सार्वजनिक क्षेत्र का और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है। आगे देखते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला है अविकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ये किसे कहते हैं? अविकसित अर्थव्यवस्था का शब्द, अविकसित शब्द का प्रयोग उस अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है जहां विकास की आशाएं धूमिल हों, जहां विकास की संभावना बहुत कम हो। जबकि अल्प विकसित शब्द का अर्थ का प्रयोग तब किया जाता है जब वहां पर पर्याप्त संभावनाएं हो विकास की। इसका अर्थ यह हुआ कि अविकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां विकास की संभावनाएं या क्षमता ना हो, जबकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो उचित रूप से विकसित हो। मूलतः ये कह सकते हैं कि अविकसित है अर्थात वहाँ विकास नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ कोई संभावना ही नहीं है, और जबकि अल्प विकसित में ही छुपा है कि थोड़ा सा विकसित हो चुका है, वहाँ संसाधन है, उसका सदुपयोग करके तकनीकी ज्ञान अर्जित करके वहाँ विकास किया जा सकता है, वहाँ संभावनाएं हैं। वहीं दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था विकास के आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्था होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे भारत। विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रौद्योगिकी जैसे तकनीकी एवं गैर आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों की तुलना में आय, उपभोग, बचत एवं पूंजी निर्माण का स्तर अपेक्षाकृत निम्न होता है। यह
विकासशील अर्थव्यवस्था एकदम विकास के उच्च स्तर पर होते हैं, यहाँ विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। ये विकसित अर्थव्यवस्था से थोड़ा ही नीचे होते हैं आय के आधार पर, उपभोग, बचत और पूंजी निर्माण के आधार पर। और विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के तीन संसाधन कौन कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। उत्पादन के 3 संसाधन होते हैं कौन कौन? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। जहाँ पे उत्पादन के तीनों संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है एवं उनका अनुकूलतम उपयोग एवं समुचित उपयोग होता है अथवा दोहन हो रहा होता है, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे वहाँ पे जितनी भी संभावनाएं हैं सबका उच्च विकास हो चुका है। तकनीकी हो तो वो उच्च स्तर की है, अर्थव्यवस्था हो उच्च स्तर की। वहाँ पे जो भी संसाधन हैं, जैसे मान लीजिए अगर ऑयल ज़मीन से निकालना है तो उसकी तकनीकी इतनी उच्च हो गई है कि वो निकाल सकते हैं, इससे उच्च तकनीकी अन्य किसी के पास नहीं है। तो यह अनुकूलतम उपयोग होता है जहाँ सब संभावनाओं को ध्यान में रखकर विकास कर दिया गया होता है, वहाँ विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। वहीं आर्थिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हमने 2 प्रकार से देखा था, एक खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दुनिया के अन्य देशों के या अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित आर्थिक संबंध होता है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसका दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से लेन देन होता है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित होते हैं, कि अगर हमारे देश में कोई चीज़ अधिक उत्पादित हो रही है तो हम उसको निर्यात कर देंगे, कहीं ज़्यादा उत्पादित हो रहा है तो हमारे देश में वो निर्यात किया जाता है। तो ये बाह्य लेन देन से प्रभावित होते हैं। जैसे हमारे देश में सोना उत्पादन तो कम होता है लेकिन उपभोग अधिक होता है, तो कहीं ना कहीं हम सोने को बाहर से ही मंगाते हैं। आयात एवं निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है। आयात निर्यात बहुत अधिक होते हैं, बस एक न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ आयात निर्यात किया जाता है। न्यूनतम प्रतिबंध क्यों? जैसे मान लीजिए चाय पत्ती हमारे देश में काफ़ी उगती हो लेकिन उपभोग भी तो अधिक होता है, तो हम ये नहीं कि निर्यात के चक्कर में ये कर ले कि सब कुछ निर्यात ही कर दें, नहीं, एक न्यूनतम प्रतिबंध के साथ आप निर्यात कर सकते हैं। यहाँ पे आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। लगभग वर्तमान में 2023 में सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सभी विश्व के देश आपस में कनेक्टेड हैं। वहीं बंद अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अर्थव्यवस्था वैश्विक संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, खुली और बंद अर्थव्यवस्था। हमने खुली अर्थव्यवस्था देखा जिसका वैश्विक देशों के साथ संबंध हो। वहीं बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती है तथा आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं। जहां कोई आयात निर्यात होता ही नहीं, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे वर्तमान में उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे आयात निर्यात एकदम होता ही नहीं है, यह बंद अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से। अब हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़े से डाटा जो कि करंट से रिलेटेड है, देखेंगे। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल जीडीपी के अर्थ में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा सितंबर 2022 में जारी की गई कि भारत नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक जीडीपी होता है तो उसके में जो नॉमिनल जीडीपी उसके आधार में तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन आप एक वस्तु कोई लो, मान लीजिए कोई पेन लेते हैं, वही पेन अन्य जो भारत 3री अर्थव्यवस्था बड़ी है, खरीद क्षमता के आधार पर परचेजिंग पावर पैरिटी
जैसे अन्य जो 2 देश बड़े हैं, अगर कोई एक पेन हमारे देश में 4 रुपये मिल रहा है, तो अन्य जो हमारे हमसे 2 अन्य परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर अर्थव्यवस्था है, वहाँ वही पेन 3 रुपये में और 2 रुपये में मिल रहे होंगे। हम उनसे सिर्फ 1 अंक कम हैं, अगले से 2 अंक। तो कहीं ना कहीं खरीद के आधार पर हम भी एकदम बराबर की स्थिति में आए हैं। तो तब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद 1947 से लेकर 1989 ईस्वी तक की अर्थव्यवस्था भारत की कैसी थी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था आज़ादी के बाद अपनाया गया। तो स्वतंत्रता के बाद जब 1947 से 89 तक की अर्थव्यवस्था कैसी थी तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ हमारे देश में कल्याणकारी समाजवाद की बात की गई थी। कल्याणकारी जन कल्याण के आधार पर सरकार समाजवाद का अर्थ होता है जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, और यह कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा किया जाता था। और विदेशी व्यापार सीमित था 1947 से लेकर 89 तक। लेकिन वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति आई, जिसमें अर्थव्यवस्था मिश्रित ही थी, जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते थे। लेकिन एक पॉलिसी लाएगी LPG, जिसे पॉलिसी कहते हैं, LPG पॉलिसी। L का अर्थ होता है उदारीकरण या लिबरलाइजेशन, P का अर्थ होता है निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन, G का अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। अब तीनों के अर्थ हम जान लेते हैं। उदारीकरण का अर्थ होता है कि जो भी नियम कानून है, जैसे कोई वस्तु उत्पादित करनी है, फैक्ट्री लगानी हो, तो जो एक बहुत नियम कानून की लंबी प्रक्रिया है उसमें ढील दी गई, उसको आसान बनाया गया, उसे ही उदारीकरण कहते हैं। निजीकरण का अर्थ यह हुआ कि कुछ उत्पादन के क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें स्वतंत्रता दी गई कि आप बीमा क्षेत्र हो गया, अन्य क्षेत्र हो गए, इन पर आप भी कुछ सीमित आधारों पर निवेश कर सकते हैं, कुछ भी उत्पादन करना हो। जैसे समाजवाद का अर्थ होता है जिसमें उत्पादन और वितरण दोनों का नियंत्रण सरकार का ही होता है। निजी का अर्थ यह होता है कि प्राइवेट सेक्टर भी कुछ चीज़ें उत्पादित करेगी, मोबाइल हो गया, मोबाइल की चिप हो गई, गाड़ी का पहिया हो गया, टायर हो गया, प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर कार्य करेगी, उसका होता है प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन, जी का अर्थ यह हुआ कि हम उत्पादन तो करेंगे लेकिन विश्व भी इसमें भागीदारी निभाएगा, हम भी विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्पादन करेंगे और आयात निर्यात करेंगे। तो ये हो गया अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करना या जोड़ना, वैश्वीकरण कहलाता है। आगे है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, उसमें प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जाता है। कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र, कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है, क्या खनन शामिल होता है, तो हाँ, ये याद रखिएगा। वानिकी जैसे पेड़ लगाना हुआ, कृषि जैसे कृषि से संबंधित कोई संसाधन खरीदने हो, मछली पालन, वन लगाना जिससे वन उत्पाद प्राप्त हो, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से जो सीधे जुड़े होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, जहाँ जो प्राकृतिक की वस्तुएं हैं, जो प्राथमिक क्षेत्रक हैं, उनके द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका विनिर्माण किया जाता है। जैसे यहाँ गेहूँ उत्पादित किया गया, यहाँ आटा बना, जब आटा बन गया तो आटे से ब्रेड बना, केक बना, वो विनिर्माण कहलाता है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। विद्युत, गैस और जलापूर्ति, ये सब औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र शामिल होते हैं। सेवा क्षेत्र में क्या, जैसे परिवहन, संचार हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग क्षेत्र हो गए, बीमा क्षेत्र हो गया, भंडारण हो गया, सामुदायिक सेवाएं, सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। भारत में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, इसके बाद द्वितीयक का, फिर प्राथमिक का। तो ये तीनों क्षेत्रक रहे।
तो हमारा ये छोटा सा था, इसी के बाद ये राष्ट्रीय इनकम का है जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।